बिहार चुनाव में भाजपा की तरफ से बागडोर संभालने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 8 सितंबर को पटना पहुंच रहे हैं। इसके एक दिन पहले यानी कि 7 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंच रहे हैं। इधर एनडीए के अंदर का कलह अब सबके सामने आ चुका है। खबर है कि 9 सितंबर को जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में सीट शेयरिंग से लेकर कौन सा सीट किसके खाते में जाएगा, इस पर भी चर्चा किया जाना है। साथ ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच बढ़ती दूरियां कहीं चुनाव के समय एनडीए के लिए नया सिरदर्द न बन जाए, इसके लिए भी बातचीत होने की उम्मीद है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से भी हो सकता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हो। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में भाजपा अपने 110 डिजिटल रथों को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना करेगी। दरअसल भाजपा की तरफ से अपने हर एक प्रत्याशी के लिए एक एक डिजिटल रथ का व्यवस्था किया गया है। अब चूंकि बिहार चुनाव दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है, तो राजनीतिक गतिविधियों का बढ़ना लाजमी है। अब तक आपको खबर बता रहे थे, अब थोड़ा अंदर की बात कर लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस को तो एक कुशल नेतृत्वकर्ता माना ही जाता है। हमने देखा भी है कि जब महाराष्ट्र में इसके पहले वाला चुनाव हुआ था, तब देवेंद्र फडणवीस ने कितने अच्छे से पूरे चुनाव को हैंडल किया था। वहीं पिछला विधानसभा चुनाव भी गठबंधन के लिहाज से फडणवीस ने बड़े ही अच्छे से हैंडल किया था। लेकिन हमारा सवाल बिहार के संदर्भ में होगा। क्या आप ये बताएंगे कि जब मुंबई में सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के बेसहारा बिहारियों को मारा जा रहा था, तब देवेंद्र फडणवीस जी कितने दिन अनशन पर बैठे थे? जब आप 8 को बिहार में आएंगे, तो आपका हाथ कैसे उन 110 डिजिटल रथों को रवानगी का झंडा दिखा पाएगा, जिन रथों को उन गांवों में जाके चुनाव प्रचार करना है जहां आज के 10 दिन पहले तक बाढ़ का पानी जमा हुआ था? आपका वो रथ कौन सा मुंह लेके गांव के उस बाबा के पास जाएगा जिन्होंने अपने हाथ से अपने घर को तोड़ डाला? वो भी जानते हैं क्यों? केवल ईंट बचाने के लिए, क्योंकि नदी का कटान नहीं रुक रहा था और अगर अपने हाथ से मकान ना तोड़ते तो एक एक ईंट नदी में विलीन हो जाता। आपको नहीं लगता है कि अगर बाढ़ को रोकने में आपकी पार्टी की सरकार इतना ही डेडिकेशन से काम करती, तो आपको आज इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता? आपके रथ पर लगा एलईडी डिस्प्ले कैसे उस गांव में चलेगा जहां बाढ़ के समय लोगों को अपने ढिबरी में मिट्टी का तेल डाल के रात बिताना पड़ता था? ढिबरी का मतलब तो समझते हैं ना, समझिए दिया। जब सोनू सूद मुंबई में प्रवासी मजदूरों की इतनी मदद कर रहे थे, तो क्या देवेंद्र फडणवीस को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो भी कुछ कर सकते हैं? विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी आखिर क्यों एक अकेले इंसान से हार गई? अब सबसे जरूरी बात करने जा रहा हूं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, वो आत्महत्या थी या हत्या, इस चीज के लिए हम सब महीनों से सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हो भी रही है। अब ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र सरकार जांच से क्यों कतरा रही थी? क्या वाकई आदित्य ठाकरे का इसमें कुछ हाथ था? ये सब चीज का जांच सीबीआई कर रही है। अब चुनाव आ रहा है और इस बार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर राजनीति होनी तो लगभग तय है। हमको और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब और कैसे प्रदेश की राजनीति बाढ़, बीमारी, बिजली, रोजगार, इन सब से होते हुए सुशांत सिंह राजपूत पर आकर रुक जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सीबीआई जांच का श्रेय अगर भाजपा या नीतीश जी लेना चाहे तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा। उनको बताइएगा कि सुशांत केस में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे और आपके जैसे लाखों बिहारियों के डेडिकेशन से हो रहा है, ना कि नीतीश जी के आदेश से। हमारे और आपके लड़ाई लड़ने से हो रहा है, ना कि मोदी जी के आशीर्वाद से। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत का मामला चुनावी है ही नहीं, क्योंकि सीबीआई जांच का पूरा श्रेय लाखों फैंस को जाता है, ना कि सत्ता की भूखी किसी राजनीतिक पार्टी को। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस पहले से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर लगातार अपना राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। वे कभी सबूत नष्ट किए जाने को लेकर बोलते हैं, तो कभी महाराष्ट्र पुलिस के काम पर। सुशांत के लिए दुख हम सबको है, लेकिन अब सुशांत मामले का और राजनीतिकरण हमें नहीं होने देना है। अब वापस बिहार चुनाव पर आते हैं। भाजपा का रथ तो तैयार है, लेकिन अगर चिराग पासवान की पार्टी इधर उधर होती है या फिर जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारती है, तो जदयू भी लोजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतार सकती है। ऐसी स्थिति में राजद के साथ महागठबंधन के अन्य दलों को सीधा सीधा फायदा हो सकता है। इधर मांझी जी नीतीश नाम का अमृत पीकर मग्न हो गए हैं। आगे शायद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार चुनाव प्रभारी के सक्रिय होने से सब कुछ ठीक भी हो सकता है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी को किसके कोटे से सीट मिलेगा, इसका फैसला भी नीतीश कुमार के साथ बैठक में हो सकता है। बाकी 7 सितंबर को होने वाली लोजपा की संसदीय दल की बैठक पर सबकी नजर बनी हुई है। लोजपा की तरफ से बार बार जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के लिए बयान दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।